नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हैं। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी भाषा और वर्ण विचार पर। आइए आज जानते हैं नामों के बारे में। नाम जिससे इस विश्व में सभी की पहचान है। इन चित्रों को देखते ही आपके मस्तिष्क में इनके नाम उभर आते हैं। नाम से आप इन्हें पहचानते हैं, जैसे पत्र, सिंह, तोता, बच्चा, समाचार पत्र, कुतुब मीनार और पृथ्वी। आपने इन्हें कैसे पहचाना? इनके नामों से। उसी प्रकार आपकी भी अपने नाम से ही पहचान है। तो इस विश्व में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, सभी का कोई ना कोई नाम है और यही नाम व्याकरण की भाषा में कहलाते हैं संज्ञा। तो हमारी आज की कक्षा का विषय है संज्ञा। आप बिल्कुल ठीक समझे। आइए एक बार इस चित्र को भी देखते हैं। इस चित्र में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो या स्थान हो, सभी का कोई ना कोई नाम है। जैसे सूरज, बादल, वृक्ष, बच्चे, लड़की, कुत्ता, आइसक्रीम, बतख, टोकरी, प्रैम, महिला, पुलिस वाला। और स्थान क्या है? ये पार्क। बिल्कुल ठीक पहचाना। पीछे समुद्र है और बच्चों के सामने जिसमें नाव तैर रही है एक छोटा सा पोखर है। और इन सभी के मुख पर कोई ना कोई भाव है। प्रसन्नता का भाव, दुख का भाव, आश्चर्य का भाव। तो आपने जाना कि जितने भी प्राणी हैं, वस्तु, स्थान हैं और भाव हैं, उन सभी का कोई ना कोई नाम है और उन नामों से ही उनकी पहचान है। तो आइए जानते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा के बिना हम सब की पहचान अधूरी है। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार बनती है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आदि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनके अतिरिक्त भी जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उनका भी नाम है और वो नाम भी संज्ञा ही कहलाते हैं। प्राणियों के नाम में देखें तो सभी पशु, पक्षी, मनुष्य या जो भी हमें जीव जंतु दिखाई देते हैं वो सभी प्राणी हैं। प्राणी यानी जिनमें जान होती है। जैसे मोर, घोड़ा, सुभाष चंद्र बोस, किरण, राजा, रानी इत्यादि। वस्तुओं के नाम, वस्तुएं वे हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, जैसे अनार, रेडियो, किताब, बस, कुर्सी, पंखा, मेज इत्यादि। स्थानों के नाम, जैसे पाठशाला, भारत, जयपुर, बाग आदि। भावों के भी नाम होते हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं, जैसे डर, वीरता, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, चतुराई इत्यादि। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, और भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। परंतु हिंदी भाषा में देखा जाए तो केवल संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बाकी ये जो 2 भेद हैं ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और उन्हें हम जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। समुदाय यानी कि जो भी समूह में हमें दिखाई देते हैं, जैसे पशु पक्षियों का झुंड हो गया, सैनिकों की टुकड़ी हो गई या भीड़ हो गई, जनसमूह हो गया, ये समुदायवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि तरल पदार्थ हैं या सोना है, चांदी है, दूध, तेल, गेहूं, चावल, ये सभी क्या हैं? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। और ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं। इन चित्रों को देखते ही लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी राजे और सुभाष चंद्र बोस दिखाई देते हैं और नीचे जयपुर का हवा महल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर,
आगरा का ताजमहल और शिमला का ये प्रसिद्ध स्थल दिखाई देता है। देखते ही अपनी विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं कि ये कोई विशिष्ट नाम है, विशेष नाम है, जिनसे इनकी अलग से पहचान है। ये किसी समूह का या किसी जाति का हमें ज्ञान नहीं कराते। उसी प्रकार ये विशेष वस्तुएं हैं। बजाज पंखा, नटराज की पेंसिल, टाटा की जो टाइटन है उसकी घड़ी और ऋग्वेद पुस्तकों में एक विशेष पुस्तक है। उसी प्रकार से टाटा की चाय एक विशेष ब्रांड है, टाटा चाय जो है। तो इससे हमें पता चला कि जो विशेष नाम है, चाहे वो व्यक्ति के हों, वस्तु के हों या स्थान के हों, वो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं क्योंकि वो विशेष हैं। आइए जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। इन शब्दों से केवल एक ही निश्चित वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, एक से अधिक का नहीं। व्यक्तियों के नाम में जैसे हमने पिछले चित्रों में देखा, महाराणा प्रताप, कल्पना चावला भी हैं, सचिन तेंदुलकर इत्यादि ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नामों में टाटा चाय, गीता, रामायण, कुरान ये विशेष पुस्तकों के नाम हैं। स्थानों के नाम में ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, भारत इस प्रकार से विशेष नाम हैं। दिशाओं के नाम, यदि हम दिशा कहें तो एक साधारण नाम है, परंतु यदि उन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारें तो वो विशेष नाम हो जाते हैं, जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। उसी प्रकार यदि हम देश कहें तो साधारण है, परंतु यदि हम भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि कहें तो वो अपने विशेष नाम हैं उनके, क्योंकि ये एक ही देश की पहचान है, किसी अन्य देशों की नहीं है। इसके बाद बारी आती है समुद्र के नामों की। समुद्र यदि कहें तो एक साधारण नाम है, परंतु यदि हम कहें हिंद महासागर या प्रशांत महासागर तो ये समुद्रों में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। उसी प्रकार नदियों के नाम हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। पर्वतों के भी नाम हैं। पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, दिन और महीनों के भी नाम होते हैं। त्योहारों के भी अपने अलग विशेष नाम हैं। तो आप समझ गए कि यदि किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि की बात की जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, और एक से अधिक यदि लोगों के बारे में बात की जाए या स्थानों, वस्तुओं की बात की जाए तो वो विशेष नहीं रह जाते, वो साधारण और आम हो जाते हैं। अब इन चित्रों को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर स्थान भी है, वस्तु भी हैं और प्राणी भी हैं, परंतु ये कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान हमें दिखाई नहीं देते। हम इन्हें अलग से नहीं पहचानते। यहाँ पक्षी जाति का बोध करा रहे हैं। नीचे खरगोश जो है वो खरगोश जाति का। उसी प्रकार कुर्सी, फल, सब्जी और जो 3 मनुष्य दिखाई देते हैं ये मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं। और पीछे पर्वतमाला जो दिखाई दे रही है ये कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, हम नहीं जानते कि ये कौन सा पर्वत है या कौन सा स्थल है। उसी प्रकार नीचे एक शेर का बच्चा दिखाई दे रहा है, परंतु इसका नाम क्या है अलग से कोई नहीं जानता। तो ये विशिष्ट नाम नहीं है, ये साधारण और जाति का बोध करा रहे शब्द हैं, इसीलिए हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। परंतु यदि मैं शेर के बच्चे का नाम शेरू या फिर सिंघम रख दूं तो सोच लीजिए कि ये एक विशेष नाम हो गया। उसी प्रकार यदि नीचे जो बच्चा खड़ा है उसका नाम कुणाल है तो वो विशेष नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अन्यथा लड़का कहने पर ये जातिवाचक संज्ञा होगा। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई। जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में एक ही प्रकार की एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों का बोध होता है। जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं उनमें केवल एक ही विशेष स्थान, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है, परंतु जब जातिवाचक की बात की जाए तो यहाँ एक से अधिक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे शब्द, इसलिए हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, परंतु यदि उसे कोई विशेष नाम दे दिया जाए जैसे राज,
दिनेश, तो वो सभी लड़कों का बोध नहीं कराते। उस समय वो विशेष नाम है जिससे उस लड़के की अपनी अलग पहचान है। उसी प्रकार वस्तुएं हैं, नदी, मनुष्य और पहाड़, ये कोई विशेष नाम नहीं है, साधारण नाम है। परंतु यदि हम इन्हें कोई अलग से नाम दे दें तो वो विशेष नाम हो जाएंगे। पशु पक्षी में गाय भी हो सकती है, मोर हो सकता है, शेर, चीता, बाघ, कोई भी पशु या पक्षी हो सकते हैं। इससे पूरी जाति का बोध होता है। उसी प्रकार वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि वस्तुओं का बोध होता है। लेकिन यदि हम, जैसे पिछले हमने चित्रों में देखा था, हम यदि बात करें ऋग्वेद की या रामायण की या फिर कुरान आदि की, तो वो विशेष पुस्तकें हो जाती हैं। तो हमने जान लिया जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। जातिवाचक संज्ञा में यदि पुरुष शब्द है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो होगा माधव। यदि नदी जातिवाचक है तो व्यक्तिवाचक में होगी कावेरी। यदि पर्वत है जातिवाचक में, यानी कोई भी पर्वत हो सकता है, परंतु यदि हम हिमालय कहें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। उसी प्रकार देश कहें तो जातिवाचक है, परंतु यदि हमें जापान कहा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, क्योंकि उस देश का अपना एक अलग से नाम है। बालिका कहें तो जातिवाचक है, कोई भी बालिका हो सकती है, सभी पूरी जो बालिका जाति है उसका बोध कराता है ये शब्द। परंतु यदि मैंने नेहा कहा तो किसी एक बालिका का नाम नेहा है, जिससे उसकी अलग से पहचान है। आशा है आप समझ गए होंगे। पुरुष जाति है तो माधव व्यक्ति है, नदी जातिवाचक है तो कावेरी व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार सभी पशु पक्षी यदि अलग से अपना नाम रखते हैं, प्राणी अपना अलग से नाम रखते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। आइए अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर जानते हैं वाक्यों के द्वारा। यदि हम इस वाक्य पर ध्यान दें कि भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं, परंतु गंगा सबसे पवित्र नदी है। अब नदियां और गंगा आप समझ गए देखते ही कि नदी की बात की जाए तो साधारण नाम है, पूरी जाति का बोध कराता है, परंतु गंगा विशेष नदी का नाम है। मैंने कई पर्वत देखे हैं किंतु हिमालय नहीं देखा। पर्वत एक साधारण नाम है, किसी भी पर्वत का हो सकता है, पूरी पर्वत जाति का बोध कराता है, किंतु हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। गाय एक पूजनीय पशु है और कामधेनु तो अन्नपूर्णा है। गाय संपूर्ण गाय जाति का, पशु जाति का बोध कराती है, वहीं कामधेनु एक विशेष गाय का नाम है। राजा के 4 पुत्र थे, परंतु उसे राघव सबसे प्रिय था। पुत्र कोई भी पुत्र हो सकता है, पुत्र जाति का बोध कराता है, परंतु राघव उन पुत्रों में एक विशेष नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। संसार में अनेक सुंदर महल हैं, परंतु ताजमहल जैसा कोई नहीं। यहाँ महल जो है वो शब्द जाति का बोध कराता है, वहीं दूसरी ओर ताजमहल एक विशेष नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम अंतर पहचान सकते हैं। आइए अब तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ये तरह तरह के भाव दिखाते हैं। कहीं भय है तो कहीं आश्चर्य, कहीं दुख है तो कहीं खुशी, कहीं शाबाशी दे रहा है कोई। तो इससे पता चलता है कि ये जो भाव हैं इन्हें हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। इन्हें केवल किसी माध्यम के द्वारा ही देखा जा सकता है, ये अलग से हमें दिखाई नहीं देते, ना ही हम इन्हें छू सकते हैं। जिस तरह से हम वस्तुओं को छू सकते हैं या प्राणियों को छू सकते हैं, हम भावों को छू नहीं सकते, इन्हें हम केवल महसूस करते हैं। परिभाषा होगी कि जिन शब्दों से किसी प्राणी पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, साहस, वीरता, ये सभी शब्द किसी भाव, किसी अच्छाई, अवस्था आदि का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। आप इन्हें अनुभव करते हैं। थकान आपको अनुभव होती है, बचपन आपको अनुभव होता है कि हाँ, इस बच्चे में बचपन दिखाई देता है। यदि आप कोई मीठी वस्तु खाएं तो आपको वो मिठास अनुभव होती है, कहीं दिखाई नहीं देती,
उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति पर बुढ़ापा आपको अनुभव होता है कि ये बुढ़ापा आ गया है इन पर, वो अलग से नहीं दिखाई देता, किसी माध्यम के द्वारा ही आपको दिखाई देता है। गरीबी, आजादी, साहस, वीरता, ये सभी अनुभव करने की वस्तुएं हैं, भाव हैं। तो इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम आदि शब्दों से होती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में पन, त्व, ता, पा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। आइए देखते हैं। यदि स्त्री शब्द है जो जाति का बोध कराता है तो भाववाचक में स्त्रीत्व हो जाएगा। भाई जातिवाचक शब्द है तो भाईचारा भाई जो होगा वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार मनुष्य संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, उससे बनेगा मनुष्यता। पुरुष से पौरुष, पशु से पशुता, बच्चा से बचपन, दानव से दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन और मित्र से मित्रता। तो ये हुई जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सर्वनाम सभी जानते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्व से बनेगा सर्वस्व, माँ शब्द से बनेगा ममता, और मम से ममता, माँ यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है। मम शब्द से बनेगा ममता, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, निज से निजत्व, अहम से अहंकार। उसी प्रकार अब बारी आती है विशेषण शब्दों की। विशेषणों में है भला, भला शब्द से भलाई। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं। तो भला शब्द विशेषण है, उससे बनेगा भलाई। एक से एकता, खट्टा से खटास, बूढ़ा से बुढ़ापा, बुरा से बुराई, वीर से वीरता, चालाक से चालाकी, गरीब से गरीबी, मोटा से मोटापा, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य। अब आप दोनों में यदि देखें तो थोड़ा सा ही अंतर है, परंतु एक गुण है तो दूसरा भाव है। एक जो है आपको दिखाई देती है वस्तु, परंतु एकता आपको अनुभव होती है। उसी प्रकार खट्टा फल है जो आपको दिखाई देता है, वो फल का गुण है, परंतु खटास वो आपको अनुभव होती है। बूढ़ा व्यक्ति आप देख सकते हैं, परंतु बुढ़ापा अनुभव करने के लिए है। गरीब आपको दिखाई देता है कि ये व्यक्ति गरीब है, उसका वो गुण या दोष है, परंतु गरीबी अनुभव की जाती है। उसी प्रकार सुंदर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, परंतु सुंदरता अनुभव की जाती है। अब क्रिया शब्दों की बारी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है? क्रिया यानी कि कोई भी काम करना, जैसे खोजना, खोजना से खोज, जीतना से जीत, लड़ना से लड़ाई, चलना से चाल, चढ़ना से चढ़ाई, सींचना से सींच या सिंचाई, उड़ना से उड़ान, सिलना से सिलाई। रोना एक क्रिया है और रुलाई अनुभव होती है। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाई अनुभव की जाती है कि ये पढ़ाई कर रहा है। नाचना एक क्रिया है, परंतु जो नाच है उसे अनुभव किया जाता है। समझना एक क्रिया है, परंतु जो समझ है उसे अनुभव किया जाता है। चमकना की एक क्रिया का नाम है, परंतु जो चमक है वो अनुभव की जाती है। उसी प्रकार सजाना एक क्रिया है और सजावट अनुभव करने की वस्तु है, यानी भाव है। आइए जानते हैं इन अभ्यासों के द्वारा कि आपने कितना सीखा और कितना जाना। तो तैयार हैं इसके लिए? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेदों को चुनिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ बुराई शब्द को रेखांकित किया गया है। बुराई क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक? बिल्कुल सही पहचाना आपने, भाववाचक, क्योंकि बुराई अनुभव करने के लिए है। रोहित को चोट लग गई, उसे दर्द हो रहा है। यहाँ रोहित और दर्द दो शब्दों को रेखांकित किया गया है। रोहित व्यक्ति है या जाति है या भाव?
बिल्कुल सही। रोहित एक विशेष व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है। और दर्द महसूस होता है, अनुभव होता है तो वो है भाववाचक संज्ञा शब्द है, जाति या व्यक्ति नहीं है। मैंने एक तोता पाला है। यहाँ तोता शब्द को रेखांकित किया गया है। क्या तोता किसी विशेष तोते का नाम है, जातिवाचक है या भाववाचक? बिल्कुल ठीक पहचाना, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि तोते का कोई विशेष नाम नहीं है, ये संपूर्ण तोते की जाति का बोध कराता है। उसी प्रकार अन्य वाक्य देखते हैं। हमें भारत की एकता को बनाए रखना चाहिए। यहाँ दो नाम रेखांकित किए गए हैं, भारत और एकता। भारत किसी विशेष देश का नाम है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, क्योंकि भारत एक विशेष देश का नाम है। वहीं दूसरी ओर एकता अनुभव करने के लिए है, वो है एक भाव है। तो एकता हुआ भाववाचक संज्ञा और भारत हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए एक और वाक्य देखते हैं। विपुल के पिताजी मनाली गए हैं। यहाँ विपुल और पिताजी शब्द को रेखांकित किया गया है। विपुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है या कोई जाति का बोध कराता है या भाव है। उसी प्रकार पिताजी जातिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक? विपुल व्यक्तिवाचक है क्योंकि यह लड़के का एक विशेष नाम है। और पिताजी जो शब्द है वह संपूर्ण पिता जाति का बोध कराता है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आप बहुत कुछ सीख गए हैं। आइए थोड़ा और देखते हैं अन्य उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर दिए गए जो कोष्ठक है वहां पर सही और गलत का आपको चिन्ह लगाना है वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हुए। यमुना, नर्मदा, गोदावरी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या ये सही है अथवा गलत? ध्यान से सोचिए। यमुना, नर्मदा, गोदावरी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये नदियों की विशेष नदियों का नाम है, कोई एक संपूर्ण जाति का बोध नहीं करा रही। वहीं दूसरी ओर है फूल, बच्चे, लोग, जंगल जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या ये सही है? क्या ये विशेष नाम है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला है हिमालय, आगरा, काव्या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या ये विशेष नाम है अन्य या फिर जातिवाचक का बोध कराते हैं? जातिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। बिल्कुल सही है ये। तो हमें ये क्योंकि विशेष नाम बता रहे हैं, विशेष पर्वत है, विशेष स्थान है और विशेष प्राणी का नाम है। अगला वाक्य है स्वतंत्र और गुलाम भाववाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा वाक्य है। स्वतंत्र और गुलाम भाववाचक संज्ञाएं हैं। ध्यान से सोचिए, क्या ये भाववाचक संज्ञाएं हैं? नहीं, ये भाववाचक संज्ञाएं नहीं हैं, क्योंकि स्वतंत्र और गुलाम हमें विशेषता का बोध कराते हैं, ना कि विशेष नाम देते हैं, यानी ये विशेषण शब्द हैं। तो इनसे स्वतंत्र से बनेगा स्वतंत्रता और गुलाम से गुलामी। प्रेम और नफरत भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या ये सही है? क्या ये अनुभव करने के लिए हैं या ये विशेष नाम हैं या फिर जाति का बोध कराते हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये दोनों शब्द हमें अनुभव होते हैं, भाव हैं, प्रेम और नफरत को अनुभव किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, आज हमने जाना संज्ञा के विषय में, आपने बहुत कुछ सीखा। आशा है कि आप पूरा जो पाठ है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगली कक्षा में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।